अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सभी जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, बल्कि कब्ज़ा कर लिया। रूस और यूक्रेन का अपना मामला था दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा लग रहा कि हिंदुस्तान के जो भक्त लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा यूक्रेन से मोहब्बत हो गई है। लोग यूक्रेन की तायद में हैं और रूस की, आप जाबराना बोलिए या अहमकाना बोलिए या जुल्म बोलिए, उस पर रूस की बहुत ही मुखालिफत कर रहे हैं। जबकि भक्तों को यही नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान और रूस के जो ताल्लुक़ात हैं वो काफ़ी पुराने हैं, और ख़ास तौर पे दिफाई शोबे में जो हिंदुस्तान का पूरा दारो मदार रूस के ऊपर, रूस के हथियारों पे है, उसको वो नज़रअंदाज करके या मालूमात के फुक़दान की वजह से रूस की मुखालिफत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूक्रेन की तायद कर रहे हैं। जबकि रूस, हिंदुस्तान दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। रूस तो अपनी जगह है, लेकिन हिंदुस्तान रूस से हटकर इख्तलाफ नहीं कर सकता। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस हो या अभी तक भी हिंदुस्तान जो बिल्कुल बैन बैन नज़रिए पे काम कर रहा है, यही वजह है कि रूस की काफ़ी अहमियत हिंदुस्तान के करीब है। S-400 की डील भी अपनी जगह है, अगरचे कि अमेरिका की तरफ से या यूरोप की तरफ से, जर्मनी की तरफ से रूस पर पाबंदियां लगाए गए हैं, लेकिन S-400 की जो डील हुई थी, हिंदुस्तान को रूस की जानिब से जो दिफाई आलात, टैंक्स और तैयारे जो सप्लाई करने का, या डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने की जो बात थी, वो अपनी जगह है, वो अभी भी वैसी रहेंगी, बल्कि ये रूस का दावा है कि ये अपनी जगह स्टैंड करेगी। अब देखना ये है कि किस तरह रूस और यूक्रेन का जो मामला है उसमें हिंदुस्तान जो नाकाम हुआ था। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने कहा था कि किस तरह हिंदुस्तान नाकाम हुआ है अपने 15,000 तुलबा या अपने 15,000 हिंदुस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या हुकूमत हिंद कहिए, ये किस तरह नाकाम हुए हैं। अगरचे के फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से अपनी तशहीरी मुहिम तेज़ कर दी गई है कि वज़ारत ख़ारिजा या फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने 100, 200, 500 बल्कि 5,000 हिंदुस्तानियों को महफूज यूक्रेन से निकाल लिया है। लेकिन यूक्रेन से निकालने की जो बात है वो यूक्रेन के सरहदी इलाक़ों से दूसरे ममालिक को लेकर जाके ये लोगों को लाया गया है। जो तुलबा कीव में फंसे हुए हैं वो आज भी कीव में ही फंसे हुए हैं। किस तरह आएंगे ये देखना है। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की हुकूमत या वज़ारत ख़ारिजा, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री, ये लोग अपना दावा ज़रूर कर रहे हैं कि वो 5,000, 6,000 लोगों को और हिंदुस्तानियों को महफूज रहने का वहाँ पे दावा कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि 300 हिंदुस्तानी तुलबा वहाँ पे यूक्रेनी ओहदेदारों ने उन्हें यरगमाल बना लिया है। तो 300 का एक फ़िगर आया था, हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये फ़िगर ऑफिशियल दिया था। लेकिन अब सदर रूस पुतिन वो अपनी तकरीर करते हुए उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि 3,080 या 3,090 के करीब तुलबा अभी भी यूक्रेन के कब्ज़े में यरगमाल बना के, कैप्टिव बना के रखा गया है। तो ये बात अभी भी वाज़ेह हो गई है कि क्योंकि पुतिन खुद इस बात को अपने सामने ये बात लाए हैं। तो हिंदुस्तान के जो दावे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये रूस की जानिब से जो दावा किया गया है कि यूक्रेन के ओहदेदार हिंदुस्तानी तुलबा को यरगमाल बना के रखें, ये अपनी जगह है। तो रहा सवाल भक्तों का। भक्त रूस के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं, लेकिन रूस के ख़िलाफ़ अगर रूस और हिंदुस्तान के दिफाई ताल्लुक़ात के ऊपर ही अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है, बल्कि ये ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि हिंदुस्तान की फ़ौज के पास आज भी 66.5% बल्कि 66% के करीब रूस के हथियार आज भी हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है। और अभी जो 2016 से 2021 तक के बीच में जो ख़रीदी हुई थी हिंदुस्तान की तरफ, उसमें $53.8 बिलियन की हिंदुस्तान ने दिफाई आलात, तैयारे, डिफेंस सिस्टम, ये जो सब चीज़ ख़रीदा था, उसमें 53 में से $35 बिलियन रूस के हथियार ख़रीदे गए थे हिंदुस्तान की जानिब से। जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है जो $4.4 बिलियन है, और तीसरे नंबर पर इसराइल है जो $4.1 बिलियन है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान रूस के क्या क्या दिफाई आलात या फ़ौज में इस्तेमाल होने वाले आलात
جو ہندوستان میں ہے اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم روس کا ہے. 6,00,000 AK-203 بندوق بنانے کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا، مودی گورنمنٹ نے سائن کیا تھا، امیتھی میں اس کی فیکٹری لگنے والی تھی، یہ بھی روس کا ہی ہے. AIP سبمرینز بھی جو فائنل ہوئے ہیں، جو ہندوستان کو 2025 میں فراہم کیے جانے والے ہیں، یہ بھی روس کے ہی ہیں. اور اس کے علاوہ 16 ڈیزل سبمرینز ہیں جو ہندوستان میں ابھی جو ہندوستان میں ہے وہ بھی روس کے ہی ہیں. پہلی سب مرین جو خریدی گئی، پن ڈبکی جسے کہتے ہیں، وہ 1967 میں خریدی گئی تھی. اس کے علاوہ 2 بیلسٹک سب مرینز ہیں جو آنے والے ہیں ہندوستان کو، جو چکرا 3 اور چکرا 4 کا نام جسے دیا گیا ہے، وہ 2025 میں آنے والے ہیں. INS وکرم آدتیہ جو مشہور ہے، کافی ہر کوئی تقریباً اس سے واقف ہے، ایٹ لیسٹ نام سے INS وکرم آدتیہ کے نام سے تو واقف ہے، اس کا بھی تعلق روس سے ہی ہے. 2013 میں اگر دیکھیں گے تو سکھوئی MiG، یہ تو مشہور طیارے ہیں جو ہندوستان کی دفاعی اس میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ T-72 اور T-90 جو میجر بیٹل ٹینکس ہیں ہندوستان میں، وہ بھی ہے سو رشیا کے ہیں. رشیا، USA اور فرانس کے علاوہ اسرائیل سے بھی ہندوستان کو کافی ہتھیار فراہم ہوتے ہیں، لیکن اگر مقابلہ کریں گے تو روس کا کمپوننٹ بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے ہندوستان آج بھی روس پہ بہت زیادہ دار و مدار ہے ہندوستان کے دفاعی آلات کا. لاسٹ ویک میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہندوستان کو بچا کے یا ناگہانی صورتحال سے نکالنے کے لیے ہندوستان کا یہ پہلا موقع نہیں ہے، لیکن ہندوستان اس مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ یا ہندوستان کی حکومت شاید اس لیے فیل ہو گئی ہے اس بار کیونکہ ہندوستان کی حکومت کی پوری توجہ اتر پردیش میں چیف منسٹر کی کرسی حاصل کرنے پہ لگی ہوئی ہے. ہر اعتبار سے وہاں پہ ہر قسم کا کسی نہ کسی ایک چکر چلا رہے ہیں تاکہ وہاں کی گدی، چیف منسٹر کی گدی اتر پردیش میں BJP کے قبضے میں آنا ہے. شاید اسی لیے یوکرین میں جو پھنسے ہندوستانی بچے ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں گئی ہے، کیونکہ UP کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے. UP میں 6 مرحلے گزر گئے ہیں اور آخری مرحلہ 7 مارچ کو ہونے والا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 6 اور 7، خاص طور پہ یہ 2 سیگمنٹس ایسے تھے جہاں پہ چیف منسٹر یوگی اور پرائم منسٹر مودی دونوں کا وقار کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ گورکھپور اور بنارس کے حصے کے الیکشن ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ کروٹ لیتی ہے UP کی سیاست. اگرچہ کہ UP کے لوگوں سے اگر بات کریں گے تو وہ ابھی بھی 50-50 کی ہی بات کر رہے ہیں کہ کس کی حکومت آئے گی وہاں پہ، یہ کوئی بتانا مشکل نظر آ رہا ہے ان لوگوں کو. ویسے 7 کے دن آخری مرحلہ ہو جائے گا اور 7 کی شام کو ایگزٹ پولز بھی آ جائیں گے اور 10 کو ایکچوئل نتیجے آئیں گے. اس کے بعد معلوم ہوگا کہ کس کی حکومت بنے گی. 7 کی شام سے لے کے 10 تاریخ کی شام تک 3 دن تک کوئی شرط لگا کے اپنے آپ کو مشغول کرے گا تو بہرحال ہر کوئی اتر پردیش کی ہی بات کرتے ہوئے اپنا وقت گزارے گا 3 دن کے لیے. ہندوستان کی سیاست کس طرح کروٹ لیتی ہے یہ وقت ہی بتائے گا. ایگزٹ پولز اپنی جگہ ہے، لیکن 10 تاریخ کو ہی یہ معلوم ہوگا کہ کون اتر پردیش کی چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے گا. اتر پردیش کی اس لیے بھی اہمیت ضروری ہے کیونکہ اتر پردیش میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس ریاست سے ہندوستان کا وزیر اعظم انتخاب لڑتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے اس پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. تو شاید اسی وجہ سے اتر پردیش میں جیتنا بہت ضروری ہے BJP کے لیے. مگر چونکہ وارانسی سے مودی بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اتر پردیش سے BJP کا صفایا طے ہے. لیکن ہر اعتبار سے BJP کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو یا یوکرین سے پھنسے ہوئے طلباء کا مسئلہ ہو، کہیں پر بھی ان چیزوں کو لا کر اتر پردیش کی چیف منسٹر کی کرسی پہ انہوں فائز ہونے کے لیے کافی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو کانگریس کے چاہے راہل گاندھی رہو، سونیا گاندھی رہو، راجیو گاندھی رہو، یہ ان سب کا تعلق، یہ سب لوگ اتر پردیش سے ہی الیکشن لڑ کے جیتا کرتے تھے. اور اتر پردیش میں آج کانگریس بالکل ایک چھوٹی پارٹی کی طرح رہ گئی ہے. تو شاید سینٹیمنٹل بات میں اگر دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اتر پردیش سے وزیر اعظم نریندر مودی کا انتخاب 2014 میں تو ایک ہی ساتھ میں فلو میں جیت گئے تھے. 2014 کے بعد اس مرتبہ ایسا لگ رہا کہ شاید اتر پردیش میں
बी जे पी की जो कश्ती है वो भंवर में फंसी हुई है। और एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से ये भी मशहूर है कि उत्तर प्रदेश कभी भी एक पार्टी को 2 बार जीतने का चांस नहीं देता। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश इस मर्तबा समाजवादी पार्टी के हक़ में जाएगा, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से हिजाब के मसले को, ट्रिपल तलाक के मसले को लेकर मुस्लिम वोट भी हासिल करने की जो कोशिश कर रही है, उसमें बीजेपी काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है। लेकिन ये 7वां मरहला बताएगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या तब्दीली आती है और किसको मुंह की खानी पड़ती है। ये 7 तारीख के बाद, बल्कि 10 तारीख को सही तौर पे हम कह सकते हैं कि कौन उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनेगा या कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में राज करेगी आइंदा 5 साल के लिए, और जिसका असर मुल्क की कौमी सियासत पर भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि पड़ेगा। यूक्रेन अपनी जगह है, भक्त अपनी जगह है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अपनी जगह है। इसी दौरान ये बात भी आई कि तेलंगाना में कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी ने केसीआर पे इल्ज़ाम लगाया कि उनका डीएनए बिहारी है, शायद इसीलिए वो बिहार के अहदेदारों को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं और लोकल अहदेदारों को हुकूमत में अहम जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। ये बात अपनी जगह है। इन सब के बीच में अगर देखेंगे तो केसीआर ने अपनी मुहिम, कौमी सियासत में हिस्सा लेने की जो मुहिम है, उसे तेज़ कर दिया है। बहरहाल ये सब चीज़ों का दारोमदार कहाँ पे रुकता है, उत्तर प्रदेश के नतीजे आने के बाद यही मालूम होगा कि किस तरह हिंदुस्तान की सियासत या किस तरह केसीआर का जो मंसूबा है नेशनल लेवल पे प्ले करने का, वो कैसे आगे बढ़ता है। उसके बाद ही हम उस पर तबसरा कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं समझता हूँ कि ये सब ख्यास हैं, कौन किससे मिलेगा, किसकी हुकूमत कहाँ पे आएगी, 10 के बाद ही मैं समझता हूँ कि इस पर तबसरा करना बेहतर रहेगा। तो खैर, इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी और नए जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पे, उस पर और ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ मैं। तब तक के लिए मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।